नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बाद की वे घटनाएं जिन्होंने भारत को एक स्वतंत्र भारतीय गणराज्य बनने में प्रमुख महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम ये देखेंगे कि किन प्रक्रियाओं के जरिए भारत को आज़ादी मिली। कई बार ये कहा जाता है कुछ औपनिवेशिक इतिहासकारों के द्वारा, जो कि ब्रिटेन की सत्ता के पक्ष में थे, कि भारतीयों के दम में तो कभी था ही नहीं कि भारत आज़ादी छीन ले। भारत को भीख में आज़ादी मिली, अंग्रेज़ों ने आज़ादी दी। क्यों? क्योंकि अब वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसी उपनिवेश पर रहना नहीं चाह रहे थे, इसलिए आज़ादी मिली। क्योंकि इसी कारण तो ज़्यादातर देश आज़ाद होते हैं। इसी समय पर इज़राइल देश बनता है, इसी समय पर इंडोनेशिया, वियतनाम, जितने भी बड़े बड़े देश है इसी समय पर तो आज़ाद होते हैं। भारत भी इसी समय पर आज़ाद हुआ। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन ने आज़ादी दी आपको। आपकी क्या इतनी औकात है कि आप आज़ादी लेंगे? आपको आज़ादी दी गई है। तो यहाँ पर इसका ये जवाब होता है, इसके इसके पक्ष में ये तर्क होता है कि भाई उन्होंने हमें आज़ादी क्यों दी? अगर उन्हें हमें आज़ादी देनी ही थी तो फिर हम पर शासन किया ही क्यों? और देनी ही थी तो पहले दे देती, अभी क्यों दिए? अभी क्या मूड बन गया क्या उनका? नहीं, इसके विपक्ष में तर्क ये है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन के पास में इतना धन नहीं था कि वो भारत जैसे बड़े प्रायद्वीपीय उपनिवेश को, साम्राज्य को धन लगाकर या फिर प्रशासन पर खर्च होने वाली जो संपत्ति है, धन है, उसे लगाकर भारत जैसे बड़े उपनिवेश को चला सके। क्यों? क्योंकि भारत में सिर्फ इस समय का भारत था, बांग्लादेश था, मणिपुर था, म्यांमार का क्षेत्र था, अफगानिस्तान का क्षेत्र था, पाकिस्तान था। बहुत बड़े क्षेत्र में भारत था और इसका प्रशासन चलाना इंग्लैंड के बस में नहीं था। दूसरा कारण ये है कि कोई भी शक्ति तभी तक किसी देश पर राज कर सकती है जब उसके पास में एक मजबूत प्रशासन हो, उसके पास में एक मजबूत सेना हो। अंग्रेज़ों ने हम पर तब तक राज किया जब तक हमारे ही अपने भाई अंग्रेज़ों की सेना में जाकर हमारे ऊपर ही गोली चलाने को तैयार हो गए। लेकिन इस समय पर हिंसक और अहिंसक दोनों प्रकार के क्रांतिकारियों के प्रभावों में, चाहे वो भगत सिंह जी हो, सुखदेव, राजगुरु या फिर चंद्रशेखर आज़ाद जैसे क्रांतिकारी हो जो कि उग्र प्रकार के थे, चाहे महात्मा गांधी हो जो कि नरम दल के नेता थे और अहिंसा में विश्वास रखते थे, चाहे आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी के सुभाष चंद्र बोस जी हो, इन सभी के प्रभावों में भारत में अब बहुत ज़्यादा व्यापक बदलाव आ चुका था। सुभाष चंद्र बोस ने इम्फाल जो कि मणिपुर की राजधानी है, कोहिमा जो कि नागालैंड की राजधानी है, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में जो सेवन सिस्टर्स हम कहते हैं, उनके काफ़ी ज़्यादा इलाकों में वापस स्वतंत्रता वहाँ पर स्थापित कर दी थी और अंग्रेज़ों को वहाँ से मार भगाया था। साथ ही साथ उन्होंने अंडमान और निकोबार को जीतकर आज़ाद और स्वराज नाम उन्हें दिया। तो इससे प्रभावित होकर अंग्रेज़ों का जो प्रशासन था वो शिथिल हो गया, वो डगमगा गया, क्योंकि अंग्रेज़ों की जो नौसेना थी, जो उनकी वायु सेना थी, उनके अधिकारी अब आईएनए के पक्ष में आ गए, भारतीय क्रांतिकारियों के पक्ष में आ गए। बहुत सारे अधिकारी, बहुत सारे कर्मचारियों ने अपनी नौकरी छोड़ दी। तो जिन प्यादों के आधार पर मैकाले ने कहा था कि हम ऐसे भारतीय वर्ग को तैयार करना चाहते हैं, 1834-35 के समय जब मैकाले कोड आया था, तब उसने कहा था कि हम ऐसे भारतीयों को वर्ग को पैदा करना चाहते हैं जो रंग और रूप में तो भारतीय हो, लेकिन उनके भाषा, उनकी पहचान या फिर उनके रक्त में अंग्रेज़ों का खून दौड़ रहा हो। यानी कि वो भारतीयों के एक वर्ग को उनके पालतू के रूप में रखना चाहता था और अब वो परिभाषा बदल चुकी थी। यही कारण है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर होना एक कारण तो है, लेकिन उससे बड़ा कारण ये है कि अब अंग्रेज़ों की जो प्रशासनिक व्यवस्था भारत में थी वो चरमरा गई थी। क्रांतिकारी और आंदोलनकारियों ने इतनी ज़्यादा मजबूत पकड़ बना ली थी कि अब अंग्रेज़ों के पास भारत छोड़ने के अलावा कोई और चारा था ही नहीं। अब उन्होंने सोचा कि ये हमें लात मार के भगाएं या फिर हमें यहीं गाड़ दे, उससे अच्छा है कि हम यहाँ पर से चले ही जाते हैं। तो इस समय पर इंग्लैंड में एक उदारवादी पार्टी जो लेबर पार्टी है उसकी सरकार बनती है और यहाँ पर जो
क्लीमेंट एटली हैं वो प्रधानमंत्री बनते हैं और घोषणा करते हैं कि हम 48 तक भारत को छोड़कर चले जाएंगे। हालांकि छोड़ते 47 में, बाद में शुरुआत में 48 तक कहते हैं। तो यहाँ पर शुरुआत जो होती है, और ये भारत की आज़ादी के लिए और भारत में कानून व्यवस्था बनाने के लिए दरअसल ये सोचते हैं कि चलो इन्हें थोड़ा सा चैलेंज देते हैं। कहते हैं कि यार तुम लोग तो भूखे नंगे के देश हो, तुम्हारे पास कोई कानून वानून है नहीं है, तुम एक काम करो, हमें संविधान बना के दिखा दो, अगर तुम ये कर लोगे ना तो तुम्हें आज़ादी हम दे देंगे। तो ये थोड़ा सा चैलेंज कर देते हैं भारत को। तो यहाँ पर ये भूल जाते हैं कि भाई साहब तुम्हें लाने वाले भी हम में से ही कुछ लोग रहे होंगे और तुम्हें भगाने का काम भी हम ही कर रहे हैं। तो संविधान बनाना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगकर भारत विश्व का सबसे बड़ा और सबसे शानदार संविधान बनाकर तैयार कर देता है। तो यहाँ पर क्लीमेंट एटली है, 2 उद्देश्यों के लिए एक योजना, एक मिशन को भारत भेजता है जिसे कैबिनेट मिशन कहते हैं। इसके 2 उद्देश्य होते हैं। पहला है भारत को सत्ता कैसे सौंपी जाए। यहाँ पर यह ध्यान रखना कि उन्हें लग रहा है कि वो हमें सत्ता सौंप रहा है, लेकिन हमारी मजबूती के कारण, हमारी ताकत बढ़ने के कारण मजबूर होकर वो हमें सत्ता सौंप रहे हैं। यानी कि हम सत्ता, भारत की आज़ादी भीख में नहीं ले रहे हैं, हम भारत की आज़ादी छीन रहे हैं। यही कारण है कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम दुनिया के सबसे बड़े और महान स्वतंत्रता संग्रामों में से एक है। तो यहाँ पर दूसरा उद्देश्य ये होता है कि एक संविधान सभा का निर्माण भी हो, इसलिए यहाँ पर कैबिनेट मिशन भेजा जाता है। यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, कई बार अगर आपका एग्जामिनर थोड़ा सा दिमाग उसका गर्म है, अगर बीबी के साथ में वो लड़कर आया हुआ है या फिर कुछ भी उसको टेंशन है, तो थोड़ी सी आपकी टांग खींचना चाहे तो ऐसा पूछ सकता है कि बताइए भारत में मंत्रिमंडलीय योजना कब आई थी। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि हम कई बार बहुत ही इजी चीज़ों को नहीं देखते हैं, इग्नोर कर देते हैं, और अक्सर एग्जाम में वही पूछी जाती है। इसलिए ध्यान रखना कि कैबिनेट को ही हिंदी में मंत्रिमंडल बोलेंगे। इसलिए कभी पूछ लिया जाए कि बताइए मंत्रिमंडलीय योजना कब आई थी, तो सीधे बोलिएगा 1946 मार्च में। इस समय पर गवर्नर जनरल जो थे वो बेबल थे, और ये 35वें गवर्नर जनरल थे इस समय पर। अब इसके समय पर जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो क्लेमेंट एटली थे, जो भारत सचिव थे वो थे पैथिक लॉरेंस। अब यहाँ पर जो 3 लोगों का सदस्य बनाया जाता है, और तीनों ब्रिटेन के होते हैं। इनमें जो अध्यक्ष होते हैं कैबिनेट मिशन के, वो होते हैं पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस जो होते हैं वो इस समय पर भारत सचिव होते हैं। आपने सुना होगा भारत सचिव की जो 1858 में इसकी शुरुआत होती है। यहाँ पर एक गवर्नर जनरल भारत में रहेगा, और भारत के मामलों को ब्रिटेन की संसद में सुनाने के लिए, उठाने के लिए इंग्लैंड में एक भारत सचिव नाम का पद क्रिएट किया गया था। तो ये वही भारत सचिव हैं पैथिक लॉरेंस, और इस कमेटी के अध्यक्ष 2 अन्य सदस्य होते हैं। स्टेफोर्ड क्रिप्स। स्टेफोर्ड क्रिप्स व्यापार मंत्री होते हैं ये, और व्यापार मंत्री होते हैं ब्रिटेन के। और फिर एबी अलेक्जेंडर नौसेना में ये मंत्री होते हैं। दोस्तों यहाँ पर कई बार इस मिशन को क्रिप्स के नाम से भी जाना जाता है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रहनी चाहिए। यहाँ पर ये मई के महीने में शिमला में बैठक को आयोजित करते हैं। अब यहाँ पर शिमला में बैठक क्यों आयोजित होती है, ये ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, जब अंग्रेज़ों ने भारत पर हुकूमत की स्थापना की, जब उन्होंने 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजउद्दौला को हराया, तो उस समय 1757 से 1911 तक इनकी राजधानी रहती है कोलकाता। क्योंकि कोलकाता एक पोर्ट था, एक बंदरगाह था, इसलिए इन्होंने समुद्र के किनारे अपनी राजधानी बनाई, ताकि ये सभी व्यापारों को अपने केंद्र के रूप में स्थापित कर सकें। लेकिन जब इनका साम्राज्य बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, और जब मुगल साम्राज्य पूरी तरह से समाप्त हो गया, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना दिल्ली को अब राजधानी बनाया जाए। तो 1911 में पहले तो एक दिन के लिए इलाहाबाद को राजधानी बनाया जाता है, फिर उसके बाद में दिल्ली को राजधानी बनाया जाता है। और यहाँ पर इस समय पर जो हार्डिंग, शायद आई थिंक मैं अगर सही सोच पा रहा हूँ तो हार्डिंग इस समय पर गवर्नर जनरल होते हैं।
1911 में। और 1911 में दिल्ली को राजधानी बनाया जाता है और दिल्ली दरबार आयोजित किया जाता है। और इस समय पर जॉर्ज पंचम जो कि ब्रिटेन के राजा होते हैं वो दिल्ली की यात्रा पर आते हैं और उनका सम्मान किया जाता है। तो यहाँ पर 1911 में दिल्ली राजधानी बनती है और दिल्ली अंग्रेज़ों की बरसात और ठंड के मौसम में राजधानी होती है। और चूँकि गर्मी के दिनों में दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इसलिए ठंडे क्षेत्र शिमला में शीतकालीन राजधानी बनाई जाती है। दोस्तों 5 से 11 मई 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन पर चर्चा हेतु 3 दलीय सम्मेलन शिमला में आयोजित होता है। यहाँ पर 3 दल कौन कौन से होते हैं ये ध्यान में रखना और उनके कौन कौन से सदस्य आते हैं ये देखते हैं। तो यहाँ पर पहला जो दल होता है वो होता है कांग्रेस, और कांग्रेस से 3 सदस्य होते हैं, मौलाना आज़ाद, नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। दोस्तों यहाँ पर मौलाना आज़ाद के विषय में ध्यान रखिएगा कि मौलाना आज़ाद 1946 के समय पर कांग्रेस के अध्यक्ष थे और ये कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष भी रह चुके थे। पहले ये 1924 के आसपास कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बन चुके थे और कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष बने रहने का रिकॉर्ड भी इनके ही पास था स्वतंत्रता संग्राम के समय। और भारत आज़ाद होने के बाद जब पहला कैबिनेट बना तो उसके पहले शिक्षा मंत्री यही थे, मौलाना आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इनके विषय में एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कोटेशन ये आता है कि जब भारत विभाजन होने लगा तो इन्होंने ये कहा कि अगर आज कोई ईश्वर, मैं पूरी तरह से वैसा कोटेशन तो नहीं कह पाऊँगा लेकिन कुछ ऐसा था कि अगर कोई ईश्वरीय सत्ता लाल किले के ऊपर खड़ी होकर ये मुझसे कहे कि सांप्रदायिकता के आधार पर आज़ादी ले दो तो मैं ऐसी आज़ादी को ठुकरा दूंगा। यानी कि ये मुस्लिम होते हुए भी भारत विभाजन के विरोध में थे, ये ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद में दूसरा दल आता है मुस्लिम लीग। तो यहाँ पर से मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली और नवाब इस्माइल खां जैसे सदस्य आते हैं। तीसरे दल में सरकार का पक्ष होता है, इसमें गवर्नर जनरल बेबल होते हैं और साथ ही साथ कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य होते हैं जिनके बारे में हम नाम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर कैबिनेट मिशन के प्रावधान की बात करें कि कैबिनेट मिशन ने क्या क्या यहाँ पर सुझाव दिए, तो उस समय पर बहुत सारी रियासतें थी, तो उन रियासतों को हटाकर तकरीबन 562 रियासतें उस समय पर भारत में थी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 389 सदस्यों की संविधान सभा बनाने की इन्होंने बात कही। अब 389 389 में कौन कौन से सदस्य होंगे? 292 सदस्य जो होंगे वो ब्रिटिश प्रांतों से चुनकर आएंगे। यहाँ पर ब्रिटिश प्रांतों की संख्या 11 थी, 4 कमिश्नरी क्षेत्र से आएंगे और 93 सदस्य जो होंगे वो देसी रियासतों से होंगे जहाँ पर राजा स्वतंत्र रूप से शासन कर रहे हैं। हालांकि उनका किसी न किसी प्रकार से ब्रिटेन जो ब्रिटिश हैं उनसे संबंध है, लेकिन वहाँ पर वो ब्रिटिश प्रांत के रूप में नहीं है। इन सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होगा, यानी कि इनका निर्वाचन सीधे जनता नहीं करेगी। जिन 11 प्रांतों में विधानसभा है उन विधानसभा के सदस्य मिलकर अपने प्रतिनिधि भेजेंगे। जहाँ पर राजा का शासन है, रियासत है, वहाँ पर राजा अपने प्रतिनिधियों को भेजेंगे। जहाँ पर कमिश्नरी क्षेत्र है वहाँ पर कमिश्नर अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि चुनकर भेजेंगे। और यहाँ पर यह कहा गया कि 10 लाख की आबादी से एक सदस्य चुना जाएगा। अब ये हो सकता है कि मध्य प्रदेश की पन्ना, छतरपुर और सतना जैसे ज़िलों को हम रियासत मान लेते हैं, या फिर हम कुछ फेमस ज़िले लेते हैं जो आपको ध्यान में रहे। हम ले लेते हैं लखनऊ, कानपुर और रायबरेली। इन 3 ज़िलों की जनसंख्या एग्जाम्पल के लिए मान लो उस समय पर रही होगी, लखनऊ की रही होगी 5 लाख और कानपुर की रही होगी 2 लाख और रायबरेली की रही होगी 3 लाख। तो इस हिसाब से तीनों की जनसंख्या मिलाकर होती है 10 लाख। तो तीनों शहर, तीनों रियासत के राजा मिलकर डिसाइड करेंगे कि वो किसे भेजेंगे। और अगर सिर्फ अयोध्या, एग्जाम्पल के लिए अगर हम मान लें कि सिर्फ अयोध्या की आबादी उस समय पर 50 लाख थी, तो सिर्फ अयोध्या से ही 5 सदस्य चुनकर संविधान सभा में आएंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 10 लाख की आबादी में एक सदस्य प्रतिनिधित्व के रूप में संविधान सभा में जाएगा। अब वो एक सदस्य
हो सकता है कि एक रियासत या एक प्रांत से बहुत सारे सदस्य चुनकर चले जाएं, या फिर बहुत सारी रियासतें, 5-6 रियासतें या फिर और भी ज़्यादा रियासतें मिलकर एक सदस्य उसको चुनकर भेजें। ये उनके जनसंख्या पर निर्भर करता है। अब यहाँ पर केंद्र में 14 सदस्यीय अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, जिसका प्रमुख कौन होगा? वायसराय होगा। अब यहाँ पर 14 सदस्यों में कौन कौन होंगे? 6 सदस्य कांग्रेस से शामिल होंगे, 5 सदस्य मुस्लिम लीग से और अल्पसंख्यकों से भी एक एक सदस्य शामिल होंगे, ऐसा कहा गया। अब यहाँ पर एक सदस्य सिख होगा, एक पारसी होगा और भारतीय ईसाई होगा। तो दलितों को यहाँ पर मतलब कि अलग से अल्पसंख्यक नहीं माना गया था, यहाँ पर इन अलग लोगों को अल्पसंख्यक माना गया। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ और अलग प्रावधान किए गए। प्रशासन के आधार पर त्रिस्तरीय विभाजन यहाँ पर किया गया। त्रिस्तरीय विभाजन क्या था वो भी समझिए। पहला, यहाँ पर केंद्र में संघीय सरकार का गठन किया गया। केंद्र में संघीय सरकार बनी, यानी कि सभी प्रांतों, सभी रियासतों के प्रतिनिधि मिलकर एक सरकार बनाएंगे, यानी कि संघीय सरकार बनाएंगे। और उसके पास में 3 प्रमुख काम होंगे। वह विदेश नीति को देखेगी, रक्षा उसके ऊपर जिम्मेदारी होगी, संचार के विषय वह देखेगी। दूसरी कैटेगरी में 11 प्रांत जो कि ब्रिटिश प्रांत थे, उन्हें बनाया गया और उनके पास में जो 3 प्रमुख कार्य थे पहले प्रांत के, उनको छोड़कर बाकी जितने भी काम थे वो इनके पास में आ गए और इनके पास अवशिष्ट शक्तियाँ मिली। अब जो तीसरी कैटेगरी थी उसे मध्यवर्ती ढांचा कहा गया। यहाँ पर मध्यवर्ती ढांचे में जो 11 ब्रिटिश प्रांत हमने देखे, उन्हें 3 ग्रुप में बांटा गया। अब 11 प्रांतों को 3 ग्रुप में बांटा गया किस तरह से? यहाँ पर एक ग्रुप में 6 प्रांतों को रखा गया। संयुक्त प्रांत बोले तो उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, बम्बई और मद्रास। मद्रास ही आगे चलकर हम ये देखते हैं कि आंध्र प्रदेश बनता है। बम्बई से ही हम देखते हैं कि महाराष्ट्र और गुजरात जैसे क्षेत्र जुड़े हुए थे। तो उस समय पर ये भले ही आपको ये बम्बई लग रहा होगा तो बम्बई आप सोचेंगे कि आज का सिर्फ मुंबई सिटी हो, तो ये बहुत व्यापक इनका स्तर था। ग्रुप बी में थे 3 प्रांत, उत्तर पश्चिम के मुस्लिम बहुल प्रांत, पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत। दूसरा प्रांत यहाँ पर यह था कि 2 प्रांत यहाँ पर सी ग्रुप में रखा गया था, तीसरी श्रेणी में रखा गया था उत्तर पूर्वी भारत के मुस्लिम बहुल प्रांत बंगाल और असम। दोस्तों, अब यहाँ पर ये ध्यान रखना कि जो कैबिनेट मिशन है वो अपनी आधिकारिक घोषणा में तो ये कहता है कि हम भारत विभाजन के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन इनकी इन विभाजनकारी नीतियों से ये समझ में आ जाता है कि जो अंग्रेज थे वो भारत विभाजन के बीज बोने लगे थे। यहाँ पर देखिए, उन्होंने पहले जो 6 प्रांत रखे हैं वो तो लगभग सभी हिंदू बहुल आबादी वाले हैं, और इन्होंने ये जो 5 प्रांत रखे हैं ग्रुप बी और ग्रुप सी में, ये इन्होंने पूर्व के मुस्लिम क्षेत्र और पश्चिम के मुस्लिम क्षेत्र रख दिए। भाई ऐसा क्यों किया तुमने? अगर तुमको बांटना ही था तो तुम प्रशासनिक आधार पर बांटने की बात कर रहे हो, तो ऐसा दोगला विभाजन क्यों? इन्होंने इन मुस्लिम क्षेत्रों को पृथक करके जिन्ना जैसे नेताओं को अप्रत्यक्ष रूप से ये बताने का प्रयास किया कि हम भारत विभाजन के पक्ष में हैं, हम पृथक पाकिस्तान की मांग से सहमत हैं। लेकिन यहाँ पर ये आधिकारिक रूप से क्या कह रहे हैं कि हम भारत विभाजन को नहीं मानते। संविधान सभा पहले प्रांतों का, फिर मध्यवर्ती ढांचा का, फिर संघ का संविधान बनाएगी। यानी कि जो संविधान सभा है वो सबसे पहले राज्य, जो प्रांत है, स्टेट हैं, उनका संविधान बनाएंगी। फिर वो जो मध्यवर्ती जो 11 प्रांत हमें दिख रहे हैं, उन जो ढांचा है उनका संविधान बनाएंगी, और फिर जाकर वो यूनियन का, पूरे संघ का संविधान बनाएगी। तो संविधान सभा सबसे पहले प्रांतों का, फिर मध्यवर्ती का, फिर संघ का संविधान बनाएगी। दोस्तों, भारत विभाजन को इन्होंने अस्वीकार किया, लेकिन इनकी कैटेगरी से ही ये समझ में आ जाता है कि इन्होंने भारत विभाजन अप्रत्यक्ष रूप से कर दिया था। अब पहले इनकी साठगांठ हो गई थी जिन्ना के साथ, लेकिन जिन्ना ने सोचा कि भाई लोगों को भी तो कुछ पता लगे, नहीं तो ये कहेंगे कि इनकी पहले से ही साठगांठ हो गई। तो जिन्ना ने यहाँ पर कहा कि हम
इस शर्त को नहीं मानते हैं कि भारत विभाजन को आप अस्वीकार कर रहे हैं, भारत विभाजन होना चाहिए और पृथक पाकिस्तान बनना चाहिए। तो इसके विरोध में मुस्लिम लीग ने कहा कि हम 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाएंगे और इन्होंने ऐसा किया भी। बंगाल, नोआखली, त्रिपुरा, बिहार, सिलहट में बहुत ज़्यादा सांप्रदायिक दंगे हुए, बहुत ज़्यादा मारकाट हुई, लोगों की जानें गई और बिहार के जो हिंदू बहुल क्षेत्र थे वे भी इस दंगों से ज़्यादा प्रभावित हुए और वहाँ के हिंदू बहुल लोगों ने भी यहाँ क्रांति नहीं, यहाँ पर हिंसा में उन्होंने भाग लिया और मुस्लिमों को नुकसान पहुंचाया। तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई और इसके पीछे कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग जिम्मेदार थी और मुस्लिम लीग को उकसाने में कहीं ना कहीं ब्रिटिश मैं बार बार वही कह देता हूँ, जो इंग्लैंड की जो अंग्रेज थे वो जिम्मेदार थे। तो यहाँ पर सरकार ने इन दंगों को रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किए, जबकि महात्मा गांधी जैसे नेता नोआखली और अलग अलग क्षेत्रों में पैदल मार्च के जरिए शांति व्यवस्था की बात कर रहे थे। महात्मा गांधी किसी गांव में जाते तो वहाँ पर के कुछ मुस्लिम नेताओं को और कुछ हिंदू नेताओं के साथ मिलकर आपस में बात करते और उन्हें संदेश देते कि हमें अहिंसा का पालन करना चाहिए, हमें ये दंगे नहीं करने चाहिए, ये अंग्रेज़ों की चाल है हमें बांटने की। पर यहाँ पर महात्मा गांधी जैसे नेता, जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता और जो पटेल जैसे नेता तो समझ गए, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं समझ पाए और फिर बाद में भारत विभाजन हुआ। मुस्लिम लीग ने यहाँ पर अंतरिम सरकार बनाने से भी इनकार कर दिया और अंतरिम सरकार यहाँ पर बनाने की बात किसने की थी? इसी कैबिनेट मिशन में अंतरिम सरकार बनाने की बात कही गई थी। तो यहाँ पर से अब हम अंतरिम सरकार को देख रहे हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, इस वीडियो को पॉज कीजिए, पानी वगैरह पीजिए, थोड़ा घूमिए और फिर वापस आकर इस वीडियो को देखिए, क्योंकि नई एनर्जी के साथ किसी टॉपिक को समझने में काफ़ी मज़ा आता है और वो दिमाग में भी जल्दी घुसता है। तो हमने देखा कि किस तरह से भारतीय क्रांतिकारियों के दबाव में आकर अपनी ही व्यवस्था के अपने खिलाफ हो जाने पर, अपनी ही तीर अपने पीछे घुस जाने पर अंग्रेज़ों ने भारत को आज़ादी देने की बात कही। क्लीमेंट एटली ने कहा कि हम भारत को आज़ादी देंगे और हम भारत को आज़ादी देने के लिए कैबिनेट मिशन भेजेंगे। कैबिनेट मिशन ने कुछ शर्तें, उसके उद्देश्य थे कि भारत को सत्ता सौंपना और भारत के लिए एक संविधान सभा बनाना। उसने भारत को विभाजन किया, उसी विभाजन में उसने सांप्रदायिकता की आग लगा दी और फिर दंगे हुए। उसके बाद में उसी के कुछ प्रावधानों में था कि भारत में अंतरिम सरकार बनेगी, वह कैसे बनेगी तो आइए देखते हैं। नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस के 9 सदस्यों तथा 3 अल्पसंख्यकों ने वायसराय की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन किया। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना कि यहाँ पर कांग्रेस के 9 सदस्य हैं, जबकि अगर थोड़ी देर पहले आपको ध्यान होगा कि हमने बात की थी कि कांग्रेस से 6 सदस्य शामिल होंगे, 3 अल्पसंख्यक होंगे और 5 सदस्य मुस्लिम लीग से शामिल होंगे। चूँकि यहाँ पर मुस्लिम लीग ने कहा कि भैया हमको अंतरिम सरकार में भाग ही नहीं लेना, हमें तो बस चाहिए पृथक पाकिस्तान। उन्होंने नारा भी लगाया प्रत्यक्ष कार्यवाही के समय कि हम लड़ के लेंगे पाकिस्तान, भले ही कुछ भी हो जाए, हम कितनी भी हिंसा किसी भी हद तक गिर जाएंगे, लेकिन हमें पाकिस्तान चाहिए तो चाहिए। तो छोटे बच्चे की तरह मुस्लिम लीग के बच्चे रोने लगे और कहा कि हम अंतरिम सरकार में नहीं आएंगे। तो कांग्रेस ने अपने सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ाकर 9 कर दी। शुरुआत में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल नहीं होना चाहती थी। बाद में माउंटबेटन, जो इस समय पर गवर्नर जनरल बन चुके थे, या फिर इस समय पर जो बेबल थे, उनके समझाने पर उन्हें लगा कि भाई साहब ये तो सब माल पानी सब लूट लेंगे और भारतीय जनता के मन में इससे हमारा नेगेटिविटी बनेगी और फिर पृथक पाकिस्तान की मांग प्रबल नहीं हो पाएगी, इसलिए हम भी जाते हैं और इनका काम बिगाड़ेंगे। तो यहाँ पर फिर बाद में वो भी आ जाते हैं मुस्लिम लीग और फिर यहाँ पर 3 कांग्रेसी सदस्य इस्तीफा देते हैं वायसराय को अपना, ताकि मुस्लिम लीग के सदस्य आ सके। तो यहाँ पर इनका नाम ध्यान रखना, शरत चंद्र बोस,
सैयद अली जहीर, शफात अहमद, ये तीनों सदस्य इस्तीफ़ा देते हैं मंत्रिमंडल से और फिर आते हैं मुस्लिम लीग के सदस्य। तो यहाँ पर अंतरिम सरकार के सदस्यों की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू इसके उपाध्यक्ष होते हैं। चूँकि वायसराय की अध्यक्षता में ये कैबिनेट में ये अंतरिम सरकार बनती है, तो स्वाभाविक बात है कि वायसराय इसके अध्यक्ष होते हैं, जवाहरलाल नेहरू इसके उपाध्यक्ष होते हैं। नेहरू के पास में राष्ट्रमंडल और विदेश मामलों की जिम्मेदारी होती है। सरदार पटेल को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय मिलता है। बलदेव सिंह जो कि सिख, यहाँ पर ध्यान में रखना है कि ये माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक के 3 सदस्य लेंगे बोला था ना। बलदेव सिंह रक्षा विभाग इन्हें मिलता है, ये सिख समुदाय से आते हैं। जॉन मथाई उद्योग एवं आपूर्ति, भारतीय ईसाई होते हैं, ये भी अल्पसंख्यक। तो 2 अल्पसंख्यक यहाँ पर हो चुके हैं। बाबू जगजीवन राम श्रम मंत्रालय इन्हें मिलता है, ये भी कांग्रेस से। सी राजगोपालाचारी इन्हें शिक्षा विभाग मिलता है, ये भी कांग्रेस से। यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये अंतरिम सरकार है, चुनी हुई सरकार नहीं है। फिर यहाँ पर सी.एच. भाभा, कारे खान और बंदरगाह इनके पास में होता है और ये पारसी होते हैं, यानी कि यहाँ पर सिख, भारतीय ईसाई, पारसी तीनों अल्पसंख्यक यहाँ पर हैं। और फिर यहाँ पर आसफ अली को रेलवे विभाग दिया जाता है। ध्यान रखना कि आसफ अली भी कांग्रेस की तरफ से मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं, ना कि मुस्लिम लीग की तरफ से। राजेंद्र प्रसाद को कृषि एवं खाद्य विभाग दिया जाता है। तो यहाँ पर कांग्रेस के 6 सदस्य और 3 अल्पसंख्यक हो चुके हैं। अब यहाँ पर जो मुस्लिम लीग रहती है वो वायसराय के पास में रोती रोती जाती है कि हुजूर हुजूर देखिए, इन्होंने एक मुस्लिम व्यक्ति को शामिल कर लिया। अरे ये वाला ठीकरा फोड़ने का काम तो हमारे पास में है कि मुस्लिमों के जो हितधारी हैं या फिर मुस्लिमों को बचाने का काम सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग करेगी। फिर वहाँ पर वायसराय उनको समझाते हैं कि भाई साहब, तुम भी किसी दलित को या फिर तुम भी किसी हिंदू को ले लो यार, तुम क्यों रोने के लिए आ जाते हो बात बात में, चलो जाओ यहाँ से। तो यहाँ पर फिर जाकर मुस्लिम लीग एक हिंदू व्यक्ति को अपनी ओर से अंतरिम सरकार में भेजती है। तो मुस्लिम लीग से कौन कौन है ध्यान में रखिएगा। 5 सदस्य यहाँ पर लिए जाते हैं। पहले होते हैं लियाकत अली, वित्त विभाग इन्हें मिलता है। आई चुंद्रीगर वाणिज्य विभाग, अब्दुल रब नस्तर संचार विभाग, गजनफर अली खां स्वास्थ्य विभाग और जोगेंद्र नाथ मंडल इन्हें विधि विभाग विधि मंत्री इन्हें बनाया जाता है। जोगेंद्र नाथ मंडल दलित हिंदू होते हैं और ये बहुत ध्यान देने की बात है कि मुस्लिम लीग की तरफ से मंत्रिमंडल में इन्हें भेजा जाता है। ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है और इस बैठक के खिलाफ भी लीग होती है, क्योंकि लीग कुल मिलाकर काम बिगाड़ना चाहती थी। क्योंकि लीग चाहती थी कहीं ना कहीं से उन्हें ये सुनने को मिल जाए, उनके कान में ये सुनने को मिल जाए कि पृथक पाकिस्तान बन रहा है, भैया मत लड़ो, तुमको पाकिस्तान हम वैसे ही दे देंगे। लेकिन यहाँ पर उनको लगता है कि भाई साहब कांग्रेस की चलती रही तो भारत का विभाजन कभी होगा ही नहीं, इसलिए वो ले दे के कहीं ना कहीं काम बिगाड़ने का काम यहाँ पर वो करते हैं। दोस्तों, जो अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं संविधान सभा के, वो बनाए जाते हैं सच्चिदानंद सिन्हा जी को। अब यहाँ पर 11 दिसंबर को अध्यक्ष का चुनाव होता है और राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। आगे चलकर मुस्लिम लीग भी इस सभा में शामिल होती है। बाद में जब उसे रियलाइज़ होता है कि भाई साहब बाहर रहकर हम कुछ नहीं कर सकते, अंदर रहकर कम से कम काम तो बिगाड़ ही सकते हैं। अभी तक हमने 2 महत्वपूर्ण मुद्दों को समझ लिया है। हमने समझा कि किस तरह भारतीयों के विरोध के कारण अंग्रेजों ने हमें सत्ता सौंपने की बात कही। उन्होंने इस प्रक्रिया में बहुत टाली करी, बहुत ज़्यादा षड्यंत्र रचे और फूट डालने का काम उन्होंने जाते जाते भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कैबिनेट मिशन भेजा जिसके अध्यक्ष कौन थे आप अपने दिमाग में सोचिए कि उनके अध्यक्ष कौन थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, मैं खुद बता देता हूँ, भारत सचिव थे जो। कुछ लोग स्टफर्ड क्रिप्स को भी कहते हैं। तो
तो उन क्रिप्स के हिसाब से ये ध्यान रखना कि एक क्रिप्स मिशन 1942 में भी आया था द्वितीय विश्व युद्ध का आकलन करने के लिए। यहाँ पर ये क्रिप्स इसके सदस्य ही होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना कि इसके अध्यक्ष लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे और इसे मंत्रिमंडलीय आयोग या फिर कैबिनेट मिशन कहा जाता है। उसके परिणाम स्वरूप भारत में 389 सदस्यों को चुना जाता है और फिर उन्हें चुनकर अंतरिम सरकार बनती है उन्हीं में से, और फिर उन्हीं में से संविधान सभा की निर्माण की बात होती है। तो वहाँ तक हमने समझ लिया था। अब हम देखते हैं कि उसके समानांतर जो भारत की आज़ादी की बात चल रही है वो कहाँ तक पहुँची। इटली की घोषणा फरवरी 1947 में होती है। यहाँ पर जो बेबल होते हैं, जो कि इस समय पर गवर्नर जनरल होते हैं, वो थोड़े कम चालाक होते हैं। तो जो सरकार होती है वो उनसे थोड़े और ज़्यादा चालाक और तेज़ दिमाग के व्यक्ति को भेजती है, क्योंकि बेबल से जो मुस्लिम लीग है वो संभल नहीं रही थी और मुस्लिम लीग को संभाल नहीं पा रहे थे। बार बार ये भारत के विभाजन पर अड़ी थी और बार बार अंतरिम सरकार में खेल खराब कर रही थी कि भाई पहले बोल दी कि हम शामिल नहीं होंगे, फिर बाद में जब देखा कि सब अच्छा चल रहा है तो बिगाड़ने के लिए बोली कि हम शामिल होंगे। सभा में भी इन्होंने कहा कि हम शामिल नहीं होंगे, बाद में फिर शामिल होने के लिए आ गए। तो इंग्लैंड की सरकार ने, संसद ने बेबल को वापस बुला लिया और उनके स्थान पर एक चतुर चालाक व्यक्ति माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बनाया, जो 34वें गवर्नर जनरल होते हैं और अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल होते हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में मैंने एक गलती की थी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैंने बेबल को 34वां गवर्नर जनरल बोल दिया था। बेबल 33वें गवर्नर जनरल थे और यहाँ पर माउंटबेटन 34वें गवर्नर जनरल होते हैं। प्लीज़ इस बात को करेक्ट कीजिएगा। और माउंटबेटन अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल होते हैं। फिर इनके बाद प्रथम भारतीय और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी जी को बनाया जाता है। 30 जून 1948 ईस्वी तक भारत को ये सत्ता सौंप देंगे, ऐसा ये कहते हैं। ये एक प्लान, एक योजना लेकर आते हैं जिसे माउंटबेटन योजना कहते हैं। ये इस योजना को 3 जून 1947 को लाते हैं, इसलिए इस योजना को 3 जून योजना भी कहा जाता है। इनके नामों को ध्यान में रखना ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। अब यहाँ पर इस योजना की कुछ शर्तें देखिए। तो जिस तरह से बेबल भारत के 2 हिस्सों को मुस्लिम क्षेत्रों के आधार पर बांटता है, उसी तरह पर माउंटबेटन भी कुछ ऐसी हरकतें करता है जो पाकिस्तान की मांग को बहुत ज़्यादा प्रबल कर देती है और अब पाकिस्तान के बनने की संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आइए देखते हैं। सिंध एवं बलूचिस्तान की विधान परिषदें भारत या पाकिस्तान में मिलने का निर्णय करेंगी। यानी कि सिंध एवं बलूचिस्तान की जो विधान परिषद है वो भारत या पाकिस्तान में मिलेगी। अगर उनकी विधान परिषद ये कहती कि हमें पाकिस्तान में मिलना है, तो विधानसभा के निर्णय के आधार पर ही पूरा का पूरा क्षेत्र मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है वो ये कह दे कि हम उत्तर प्रदेश में मिलना चाहते हैं, तो पूरा का पूरा मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में मिल जाएगा। उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ कि मध्य प्रदेश की विधानसभा ये कह दे कि हम उत्तर प्रदेश में मिलना चाहते हैं, तो पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश मिल जाएगा। यहाँ पर भोपाल ये नहीं कह सकता, इंदौर ये नहीं कह सकता कि नहीं हम नहीं मिलेंगे, उन्हें मिलना ही पड़ेगा। तो कुछ ऐसी शर्त यहाँ पर सिंध और बलूचिस्तान के साथ थी। यहाँ पर यह था कि इन विधानसभाओं पर मुस्लिम लीग का बहुमत ज़्यादा था, इसलिए यहाँ पर ऐसी शर्त रखी गई ताकि वो सीधे तौर पर पाकिस्तान के साथ मिल जाए। अगर कोई उनका क्षेत्र भारत के साथ मिलना भी चाहे तो वह नहीं मिल पाएगा। दूसरी बात इन्होंने कहा कि बंगाल एवं पंजाब के विधान परिषदें विभाजन पर फैसला लेंगी और विभाजन होगा तो कौन कौन सा हिस्सा भारत में रहेगा या पाकिस्तान में, वह प्रत्येक क्षेत्र जाएंगे, ना कि पूरा क्षेत्र। अब यहाँ पर पूरी स्ट्रैटेजी, पूरा जो खुफिया दिमाग, जो खुरापाती दिमाग माउंटबेटन ने यहाँ पर लगाया वो समझो दोस्तों। उसने पहले तो ये कहा पहली शर्त में कि सिंध और बलूचिस्तान की अगर विधानसभा कह देती है कि हमें पाकिस्तान में मिलना है, तो पूरा का पूरा सिंध, पूरा का पूरा बलूचिस्तान पाकिस्तान में मिल जाएगा। उसका कोई गांव, उसका कोई क्षेत्र ये नहीं कहेगा कि हमें
भारत में मिलना है, और अगर वो कहेगा भी तो वो माना नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पर चूंकि पंजाब में लीग की सरकार बहुमत में नहीं है, चूंकि यहाँ पर बंगाल में लीग की सरकार बहुमत में नहीं है, इसलिए यहाँ पर माउंटबेटन क्या योजना रख देते हैं कि यहाँ पर अगर कोई क्षेत्र किसी और जगह पर मिलना चाह रहा है तो मिल सकता है। यानी कि बंगाल की विधानसभा अगर कहती है कि हम पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं, और बंगाल का पश्चिमी क्षेत्र कहता है, जो आज का पश्चिम बंगाल है, कि हम भारत में मिलना चाहते हैं, तो भारत में मिल जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने ऐसी स्ट्रेटजी रखी जो भारत के विभाजन, जो कि भारत के बंटवारे का जिम्मेदार बना। अब यहाँ पर बलूचिस्तान में जो एक अब्दुल गफ्फार नाम के, जिन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है, गांधी जी का बहुत बड़े समर्थक कहा जाता है, जिन्हें खान बहादुर या ऐसी कुछ उन्हें उपाधि भी दी गई थी, उन्हें भारत रत्न भी मिला, और भारत के बाहर किसी गैर भारतीय व्यक्ति को पहली बार भारत रत्न दिया गया था आज़ादी के बाद। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि भाई साहब, तुमने यहाँ पर बंगाल और पंजाब में तो तुमने ऐसा कर दिया, लेकिन तुमने भारत हमारे साथ में ऐसा क्यों नहीं किया कि बलूचिस्तान का अगर कोई क्षेत्र मिलना चाहे तो भारत में मिल जाए। तो यहाँ पर सरकारों ने, जो माउंटबेटन है, उनके इन प्रकार की रणनीतियों के कारण यहाँ पर भारत का विभाजन संभव होता है। अब दोस्तों, यहाँ पर बाद में चलकर फिर जो अब्दुल गफ्फार हैं वो कांग्रेस को इसके लिए दोषी मानते हैं कि कांग्रेस ने खुलकर उनका समर्थन नहीं किया। हालांकि कांग्रेस और नेताओं के प्रयास हुए, लेकिन माउंटबेटन योजना, जिसे लीग स्वीकार कर चुकी थी, इसे बदला नहीं जा सका। पूर्वी पंजाब यहाँ पर भारत में मिलता है, जो कि आज का भारतीय पंजाब है। इसी तरह पश्चिमी बंगाल क्षेत्र भारत में मिलता है, जो कि आज का वेस्ट बंगाल है। जबकि सिंध व बलूचिस्तान पूरा क्षेत्र मिलेगा, और यहाँ पर की विधानसभा कह देती है कि हमें पाकिस्तान में मिलना है, और वह पाकिस्तान में मिल जाती है। इसी तरह उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत एवं असम का सिलहट जिले में प्रत्यक्ष जनमत संग्रह द्वारा पाक में मिलने का निर्णय होना था। खान अब्दुल गफ्फार खान और उनकी पार्टी ने खुदाई खिदमतगार, उनकी पार्टी जो खुदाई खिदमतगार थी, इस जनमत संग्रह का विरोध किया, क्योंकि लीग और माउंटबेटन जानते थे कि यहाँ कांग्रेस समर्थित सरकार है। इसलिए उन्होंने विधानसभा के निर्णय के स्थान पर प्रत्यक्ष बहुमत का विकल्प दिया, क्योंकि वे दोनों यहाँ पर विभाजन चाहते थे। तो उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, जहाँ की विधानसभा में जो बहुमत था वो कांग्रेस समर्थित खुदाई खिदमतगार पार्टी के पास था, जिसके प्रमुख थे खान अब्दुल गफ्फार खान। लेकिन यहाँ पर माउंटबेटन और मुस्लिम लीग ये जानते थे कि अगर ये फैसला विधानसभा करेगी तो सीधे तौर पर इनका विभाजन भारत में हो जाएगा। इसलिए उन्होंने साजिश रची और कहा कि यहाँ पर बहुमत के जरिए फैसला होगा, और बहुत आसानी से मुस्लिम लीग ने अपने पक्ष में धोखाधड़ी करके बहुमत करवाए, और बहुत आसानी से इस क्षेत्रों को पाकिस्तान में मिलवा लिया। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सीमा निर्धारण हेतु रेड क्लिफ आयोग का गठन किया जाता है। फिर 55 करोड़ रुपए नए देश पाकिस्तान को राजस्व से मिलता है। जेबी कृपलानी की अध्यक्षता वाली कांग्रेस कार्य समिति ने जुलाई 1947 में सहमति दी। 18 जुलाई को ब्रिटिश महारानी माउंटबेटन ने घोषणा कर दी कि अब इस पर सहमति बन गई माउंटबेटन योजना पर, और 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अधिनियम के तहत पाकिस्तान और भारत को आज़ादी मिली। और इसी के साथ में हमारा ये टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है, जहाँ पर हमने ये जानने का प्रयास किया कि किस तरह से मुस्लिम लीग और माउंटबेटन की गलत योजनाओं के कारण, हमने देखा कि किस तरह से मुस्लिम लीग और बेबल की योजनाओं के कारण भारत का विभाजन, जो कि कहीं ना कहीं रोका जा सकता था, वो विभाजन संभव हो गया। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। दोस्तों, इसी तरह के वीडियोस देखते रहिए। चैनल में बहुत सारे वीडियोस हैं एमए के, बीए के, और अगर आप किसी भी टॉपिक में आपको कन्फ्यूज़न है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर
मैं इस काबिल हूँ कि आपकी समस्या का समाधान कर सकूँ, तो मैं ज़रूर अपने स्तर पर करने का प्रयास करूँगा। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। आचार्य विनोबा भावे जी कहते हैं, आचार्य विनोबा भावे के विषय में यह ध्यान रखना कि 1942 के समय जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने वाला था, उससे पहले जो सत्याग्रह, एकल सत्याग्रह का जो कंसेप्ट आया है, फिर एक सत्याग्रही का जो आंदोलन शुरू हुआ, तो उसके लिए प्रथम सत्याग्रही के रूप में गांधी जी ने आचार्य विनोबा भावे जी को जोड़ा था। आचार्य विनोबा भावे को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जैसे सम्मान मिल चुके हैं, इन्हें भारत रत्न मिल चुका है, और इनका कहना है कि मनुष्य जितना ज्ञान के रंग में रंग गया हो, उतना ही कर्म के रंग में रंग जाता है। यानी कि आपके पास में जितना ज्ञान होगा, उतना ही आपका बेहतर कर्म होगा। फिर मिलेंगे अपने अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।